नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज दिनांक 15 जनवरी 2026 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। उस दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ चुने गए थे। उस दिन भारत का पहला यूएन मिशन हुआ था। उस दिन स्वतंत्रता दिवस था या फिर उस दिन पहली बार विक्ट्री मिली थी। इसका सही जवाब है उस दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ चुने गए थे। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा पहले इंडियन आर्मी चीफ बने थे। उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस बुचर से चार्ज दिया था। फ्रांसिस बुचर लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। इससे आर्मी लीडरशिप का डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट हुआ था। इसलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 2026 में इंडिया ने अपना 78वां आर्मी डे सेलिब्रेट किया। इसका थीम था फोकस ऑन नेटवर्किंग, रियल टाइम डाटा, एआई इंटीग्रेशन और साइबर रिजिलियंट वारफेयर। फ्रेंड्स, मैं अपने क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट भी रखता हूँ। इन एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2026 में कौन सा कंट्री इंडिया को पिछाड़कर रशियन फॉसिल फ्यूल का सेकंड लार्जेस्ट बायर बना है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, तुर्की, ईयू, ब्रुनई। इसका सही जवाब है तुर्की। दिसंबर 2025 में इंडिया का इंपोर्ट्स 2.3 बिलियन यूरोस पर गिर गए थे। तुर्की ने 2.6 बिलियन यूरोस रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया है। इसी वजह से इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ गया है रशियन फ्यूल्स इंपोर्ट करने के मामले में। दूसरी पोजीशन तुर्की ने ऑक्यूपाई कर ली है। चाइना अभी भी रशियन फॉसिल फ्यूल का सबसे लार्जेस्ट बायर है और उसके रेवेन्यू का 48% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का इंटेक G7 प्राइस कैप के बाद सबसे कम रहा है। यह डिक्लाइन सैंक्शन और रिफाइनरी लेवल एक्वाशन को दिखाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया का पासपोर्ट परफॉर्मेंस कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? पहला ऑप्शन है टॉप 5 एंट्री, दूसरा 5 रैंक जंप, तीसरा टॉप 10 रिटर्न, चौथा हिस्टोरिक सर्च। इसका सही जवाब है 5 रैंक जंप। इंडिया 2025 में 85वीं रैंक तक पर था और अभी 2026 में इंडिया 80वें रैंक पर पहुंच गया है। मतलब इंडिया ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 5 अंकों की जंप लगाई है। यह टोटल 5 रैंक इंप्रूवमेंट का शो करता है। इंडियन पासपोर्ट 55 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री एक्सेस देता है। यह रैंकिंग IATA द्वारा दी जाती है और उसी पर बेस्ड होती है। एशिया और यूरोप टॉप टायर्स में डोमिनेट करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सोमनाथ से जुड़ी भद्रकाली इंस्क्रिप्शन किस ईयर की है? आपके ऑप्शंस हैं 1026 CE, 1169 CE, 1099 CE या 1706 CE। इसका सही जवाब है 1169 CE। यह भद्रकाली इंस्क्रिप्शन 1169 CE की है। यह विक्रम संवत 1255 से करस्पॉन्डिंग है। यह सोलंकी राजा कुमारापल्ला से लिंक्ड है। इंस्क्रिप्शन आचार्य भवा बृहस्पति की प्रेस करती हैं। सोमनाथ की रिकंस्ट्रक्शन ट्रेडिशन का यह रिकॉर्ड करती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन आर्मी के डाइन प्लेटफॉर्म का प्राइमरी पर्पस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लॉजिस्टिक विजिबिलिटी रखना, बैटलफील्ड कमांड रखना, वेपन इंटीग्रेशन रखना
या साइबर वारफेयर को मजबूत करना। इसका सही जवाब है लॉजिस्टिक विजिबिलिटी रखना। डाइम रियल टाइम आर्मी लॉजिस्टिक को ट्रैक करता है। डाइम का फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। यह जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ है। डिजिटल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है। यूनिट से आर्मी हेडक्वार्टर तक यह एसेट विजिबिलिटी देता है। यह प्लेटफॉर्म 20 नाग एन के साथ जॉइंटली डेवलप हुआ है। इससे पेपर वर्क लगभग 70% तक कम हो जाता है। यह लॉजिस्टिक साइकिल टाइम को भी 1/3 तक रिड्यूस करता है। इसलिए ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे कोई भी किसी भी प्रकार का इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक्स में खतरा नहीं आता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। PSLV C62 लॉन्च फेलियर के बाद कौन सा फॉरेन सैटेलाइट अनएक्सपेक्टेडली डाटा ट्रांसमिट कर पाया है? आपके ऑप्शंस हैं EOS N1, INS 2DD, अन्वेष या KID किड। इसका सही जवाब है KID किड। किड ने हाल ही में PSLV 62 लॉन्च फेलियर के बाद भी डाटा ट्रांसमिट किया है और एनोमली के बाद भी डाटा भेजा है। PSLV 662 में थर्ड स्टेट डिस्टर्बेंस आया था। इसमें 16 सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इंसर्ट नहीं हो पाए थे। स्पेन का कैस्टल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर सेपरेट हो गया था। सैटेलाइट ने लगभग 3 मिनट टेलीमेट्री ट्रांसमिट की। इसने 28G का डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ। इसी कारण से कहा जा सकता है कि यह सैटेलाइट फेल हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। SCORP को इंडिया के रोबोटिक्स इकोसिस्टम में लैंडमार्क अचीवमेंट क्यों माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यह पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, यह पहला व्हील मैनिपुलेटर है, यह पहला लेग मोबाइल मैनिपुलेटर है या एक पहला डिफेंस ड्रोन है। इसका सही जवाब है यह पहला लेग मोबाइल मैनिपुलेटर है। लेग मूवमेंट और रोबोटिक आर्म को कंबाइन यह करता है। स्कॉर्प इंडिया के पहला लेग मोबाइल मैनिपुलेटर है। ये 2026 में अनवील किया गया है। इसे एक्सटेरा रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। इससे स्टार्टअप IIT कानपुर में इनक्यूबेट किया गया है, मतलब बनाया और उसको बढ़ाया गया है। यह रोबोट क्वाड्रुपेडल लोकोमोशन यूज करता है। यह मल्टी DOF रोबोटिक आर्म के साथ साथ काम करता है। यह रबल और स्टेयर्स जैसे टेरेन में ऑपरेट कर सकता है, इसलिए ये बहुत जगहों पे काम आ सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अनूप कुमार कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक में अपॉइंटमेंट किस स्ट्रेटेजिक एरिया पर फोकस दिखाती है? कॉर्पोरेट लेंडिंग, रूरल बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग एंड एनालिटिक्स या ट्रेजरी ऑपरेशन। इसका सही जवाब है कंज्यूमर बैंकिंग एंड एनालिटिक्स। अनूप कुमार शाह कंज्यूमर बैंकिंग और मार्केटिंग ओवरसीज करेंगे। वो डाटा एनालिटिक्स उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उन्होंने बजाज फाइनेंस को 100 मिलियन कस्टमर NBFC बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्यूजन रिसर्च में ग्रीन वर्ल्ड डेंसिटी लिमिट क्या डिफाइन करती है? स्टेबल डेंसिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पावर आउटपुट। इसका सही जवाब है स्टेबल डेंसिटी। ग्रीन वर्ल्ड लिमिट मैक्सिमम स्टेबल प्लाज्मा डेंसिटी डिफाइन करती है। इस लिमिट के बाद प्लाज्मा अनस्टेबल हो जाता है। इनस्टेबिलिटी प्लाज्मा कोलैप्स का कॉज बन सकता है। कोलैप्स रिएक्टर कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। टोकामार्क्स मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पर डिपेंड करता है। इस लिमिट को क्रॉस करना फ्यूजन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, यह एक साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको बस इसके पॉइंट्स याद करने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। PNGRB DVGW MOU
क्यों क्रूशल है इंडिया के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? इससे इंडिया की एलएनजी डोमिनेंस बढ़ती है। इससे 100% हाइड्रोजन पाइपलाइंस बनाई जा सकती हैं। इससे न्यूक्लियर गैस हाइब्रिड ग्रिड्स बनाए जा सकते हैं। इससे कार्बन कैप्चर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका सही जवाब है इससे 100% हाइड्रोजन पाइपलाइंस का काम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में प्योर हाइड्रोजन पाइपलाइंस के लिए यह प्रिपेयर करता है। यह एमएयू हाइड्रोजन ब्लेंडिंग 20% तक एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म में पाइपलाइंस में 100% हाइड्रोजन के लिए यह रिपर्पस हो सकती है। जर्मनी का DVGW ग्लोबल हाइड्रोजन सेफ्टी और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। यह पैक्ट इंडिया के 2030 के 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट से अलाइंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषुनी समुदाय इंडिया के एआई इकोसिस्टम में कौन सा क्रिटिकल गैप एड्रेस करता है? लार्ज डाटा डेफिसिट, लैंग्वेज डाटा डेफिसिट, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन? इसका सही जवाब है लैंग्वेज डाटा डेफिसिट। रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए एआई डाटा सेट्स प्रोवाइड करता है। क्या भाषिनी? इंडिया में रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए हाई क्वालिटी डाटा सेट्स की कमी है। भाषा दान सिटीजन कंट्रीब्यूटेड वॉइस और टेक्स्ट डाटा कलेक्ट करता है। यह इनिशिएटिव नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत ऑपरेट करता है। यह मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस और सर्विस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी कंपनी इंडिया में पहली पेमेंट कंपनी बनी है जिसे ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन लीड स्टेटस मिला है? आपके ऑप्शंस हैं पेटीएम, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, रेजरपे, NPCI। इसका सही जवाब है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। FSS ने पहली कंपनी के रूप में ग्लोबल AI गवर्नेंस स्टैंडर्ड अचीव किया है। FSS इंडिया, मिडिल ईस्ट और APAC और साउथ अफ्रीका में फर्स्ट बनी है। चलिए अब कल के प्रश्न पर आते हैं। पहली मैथमेटिशियन कौन बनी थी जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शंस थे लर्निली जोशी, वीना सहजवाला, मिशेल साइमंस, फियोना वुड। इसका सही जवाब था नलिनी जोशी। नलिनी जोशी इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है जिन्हें न्यू साउथ वेल्स के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। NSW के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से ऑनर्ड हुई है वो हाल में। वह पहली मैथमेटिशियन है जिन्होंने अवार्ड जीता है। चलिए कल का प्रश्न देख लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यूएस लेड पैक सिलिका इनिशिएटिव का कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है जिसमें इंडिया शामिल हो सकता है? फ्री ट्रेड लिबरलाइजेशन, आर्म्स कंट्रोल, रिड्यूसिंग कोऑपरेटिव टेक डिपेंडेंसीज या क्लाइमेट फाइनेंस? फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन आसान लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन तो मुश्किल लगा या ऐसा लगा कि MCQs या क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इन क्वेश्चंस को आगे चलकर ईजी और कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को सीखें, समझें और ये जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स हैं ये आप याद रखें ताकि अगर इनमें से भी सवाल पूछा जाए तो आपको याद रहे। क्वेश्चंस मैं जानबूझकर टफ बनाता हूं ताकि यह यूपीएससी या स्टेट PCS लेवल या SSC लेवल या बैंकिंग में भी जो क्वेश्चन आजकल आते हैं हल्का सा टफ आने लगे हैं उसको स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चंस आगे चल के सॉल्व कर सकें। याद रखिए ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इनके बारे में ध्यान से पढ़ा होगा, ना कि सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी की होगी। हाँ, अगर आपने सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी की होगी और आपको नहीं भी बनता तब भी आगे आपके काम आ सकते हैं क्योंकि मैं आपको इनके बारे में जानकारी देता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चंस को और आसान बनाऊं तो कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। आज का सेशन यही खत्म होता है फ्रेंड्स। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।